हेलो दोस्तों, फिजिक्स का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है फिजिक्स का 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है जो कि मतलब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप इसको सीखेंगे और अच्छी तरह से आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में हम समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आगे चलता है, कहने का मतलब है हम पढ़ते हैं क्या। सबसे पहला जो चैप्टर है वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है, अगर यदि हम बात करते हैं ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या होता है। यहाँ दो चीज़ों का मिलन है, जिसे कहने का मतलब एक प्रकाश है, एक क्या है, परावर्तन है। एक प्रकाश है और एक क्या है, परावर्तन है। ठीक है, एक प्रकाश है और एक परावर्तन है। अगर यदि हम इस बात को समझते हैं तो प्रकाश हम जानते हैं प्रकाश क्या होता है। जो लाइट होता है वो क्या होता है, लाइट जो होता है वो क्या होता है। लाइट कहने का मतलब है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप हमको देख रहे होते हैं, जब आप हमको देख रहे हैं तो यहाँ भी बहुत लाइट है, यहाँ भी लाइट हो रहा है, यहाँ भी लाइट है। कहने का मतलब जब यहाँ का लाइट हम पूरा मतलब जो बुझा दें तो क्या आप हमको देख पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज़ कहता है कि जब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट क्या है, प्रकाश, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रकाश हमने लिखा, ये लाइट हमने लिखा, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि मतलब जो है हमारे जो रूम में है ये लाइट का क्या हो रहा है, एक लाइट है तभी तो हम देख पा रहे हैं। आप अंधेरे में देखिएगा, अंधेरे में आप लाइट ही मत जलाइए तो क्या अंधेरे में कुछ दिखेगा, क्या नहीं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का, दुनिया का कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो जो है मतलब जो है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से जिसको हम देख सकते हैं उसको हम प्रकाश कहते हैं। जैसे कि आप हमको देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, मार्कर को देख पा रहे हैं, तो हर तरह की जिसको हम देख पा रहे हैं वो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश क्या है। अगर यदि आप इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखिएगा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जब हम प्रकाश को आगे लेके चलते हैं तो यहाँ सबसे पहला आता है एक प्राकृतिक आता है, एक मानव निर्मित आता है। देखिए प्रकाश दो टाइप का होता है, जैसे कि आप हमको देख पा रहे हैं, अभी जो देख पा रहे हैं ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। क्योंकि हमने जो अंधेरा, मान लिया जाए यहाँ अंधेरा होता, अभी मान लिया जाए अभी रात होता, क्या हमने लाइट जलाया है, तो जो ये लाइट जलाया है तो मानव निर्मित है। और जैसे हम सूर्य की बात करें तो वो क्या है, प्राकृतिक है। तो इसमें दो तरह का लाइट आपको दिखेगा कि सबसे पहला जो है वो दिखेगा आपको प्राकृतिक प्रकाश, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरा एक होता है मानव निर्मित प्रकाश। मानव निर्मित प्रकाश कहने का मतलब है मैन मेड लाइट, मैन मेड लाइट, यही हुआ। प्राकृतिक प्रकाश कैसे, जैसे अगर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सूर्य और कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज़ जलता हुआ, सूर्य के ही द्वारा जो हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप तारे भी टिमटिमाना देख रहे हैं तो वो भी क्या है, एक सूर्य के टाइप। कहने का मतलब है जैसे आपका तारा हो गया, तारा टिमटिमाना, ठीक है, ये भी हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं सूर्य हो गया, तारा हो गया, बहुत सारे। अब जैसे चांद किसके तरह से चमकता है, वो भी प्रकाश किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। कहने का मतलब है चांद भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, इसकी सहायता से हम जिसकी वस्तु से हम देख सकते हैं उसका मतलब है वो क्या है, प्रकाश है। ठीक है, अब अगर यदि हम बात करते हैं मानव निर्मित, क्या मानव निर्मित बहुत सारा, जैसे ये एक देख रहे हैं आप, ट्यूबलाइट, टॉर्च, और आप फ़ोन की मतलब जो है कि फ़ोन का जो लाइट होता है वो भी एक कह सकते हैं टॉर्च हो गया। जैसे लालटेन हो गया, फिर क्या हो गया, दिया हो गया, ये भी कह सकते हैं घरेलू चीज़ों।
अब जैसे बात करते हैं नहीं ट्यूब हो गया, अब जैसे बात करते हैं हो गया यहाँ तक। तो ये मतलब जो जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट एक टॉर्च है, एक क्या है मतलब जो लालटेन है, ठीक है, लालटेन है। अगर यदि हम बात करते हैं दिया का, तो ये भी एक क्या है, मानव निर्मित प्रकाश है। तो आपने प्रकाश को जाना कि प्रकाश जो है वो प्रकाश किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं, इसको 2 भागों में बांटे हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश और जो है एक मानव निर्मित प्रकाश। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए अगला जो पॉइंट है आपका, आगे है प्रकाश को हम 2 भागों में बांटे, जैसे कि सबसे पहला क्या बताएं कि मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। अब यहाँ जो है एक 2 चीज़ें आती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो प्रदीप्त आता है, प्रदीप्त। अब ये क्या होता है, एक होता है अप्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त कहने का मतलब है जो प्रकाश प्रदीप्त कहने का मतलब है जो प्रकाश उत्पन्न करे। कहने का मतलब है, अब देखते हैं जैसे कि एक जो जलता हो, जैसे कि एक बल्ब को देख रहे हैं, एक बल्ब भी लिख सकते हैं, जो लिख देते हैं पर जो जलता हो या जो रोशनी देता हो, जो रोशनी देता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में हम ल्यूमिनियस कहते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त कहते हैं, जैसे बल्ब हो गया। और एग्जांपल जो जलता है, जैसे कि अगर यदि हम बात करते हैं टॉर्च अभी हमने लिखाया था, जैसे लालटेन, ये क्या करता है, प्रकाश देता है, हमें प्रकाश देता है। तो सिंपल सा चीज़ें हैं, जो ये बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश को क्या करे, दे, जो प्रकाश को क्या करे, दे। एक बल्ब भी आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। अब है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त तो सिंपल सा उसका उल्टा अपोजिट कहें तो जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आप जैसे ये मार्कर देख लीजिए, ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो मार्कर हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे चेयर ले लीजिए, हाँ, जैसे मान लिया जाए कुछ भी ले लीजिए, बुक ले लीजिए, तो ये सब जितने भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, अप्रदीप्त है। ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको अप्रदीप्त कहते हैं। इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस और इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका, इसको लिखते जाइएगा और ठीक से इसको समझते जाइएगा। पॉइंट बहुत अच्छा सब हम लिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझते जाइए, और चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट इसमें हम करेंगे, ठीक है। आगे जो है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रकीर्णन। सबसे पहला है प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है। अगर यदि हम बात करते हैं प्रकीर्णन का, तो प्रकीर्णन की जब हम बात करते हैं, आप देखे होंगे कोई भी लाइट, जैसे कि मान लिया जाए हम इस रूम में हैं, आप जो भी रूम में हैं, मान लिया जाए वहाँ पर सूर्य का मतलब जो है प्रकाश आ रहा है। आप मान लिया जाए दिन में आप इस घटना को करेंगे, जो कि एक रूम में है आप, और कि मतलब सूर्य का प्रकाश कहीं से आ रहा है। आप देखे होंगे जब मान लिया जाए एक बीम की तरह प्रकाश आएगा, कहने का मतलब है कि एक बीम की तरह जब प्रकाश आएगा तो उसमें देखे होंगे छोटा छोटा कण इधर उधर होता है क्या, छोटा छोटा कण इधर उधर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब वो बीम आया, कहने का मतलब है वो जो प्रकाश आया, प्रकाश का जो किरण आया, उसमें आप देखेंगे छोटा कण जिगजैग पाथ में इधर उधर घूमते रहता है, और वही जो है छोटा छोटा जो कण होता है वो क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या कर देता है, वितरित कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो क्या कर देता है, फैला देता है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से समझे कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसे कहते हैं जब कोई भी रूम में या कहीं भी अगर यदि बीम की तरह अगर यदि एक प्रकाश का रे आ रहा हो, और उसी रे में आप देखना चाहेंगे छोटे छोटा कण जो है वो उस जिग जैग पाथ में, उस प्रकाश में जो है इधर उधर घूमते रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जब वो घूमता है वो वही प्रकाश को अवशोषित कर मतलब चारों तरफ वितरित कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर यदि हम इसको डेफिनेशन लिखने की जब हम कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, कि डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें, जब प्रकाश जब किसी भी धूल कण पर
धूल कण पर पड़कर और उस धूल कण के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होकर उसे विकृत कर देना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सिंपल सा चीज़ है, फिर से समझेंगे। जब कोई धूल कण दिखेगा और धूल कण पर पड़कर उसको उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद उसको जो है चारों तरफ फैला देता है, और जब चारों तरफ फैला देता है तो उसे हम मतलब जो फैला दे उसके बाद उसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पारदर्शी एक आता है पारदर्शी, पारभासी और एक होता है अपारदर्शी। अब ये क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, प्रकाश का जो है, अगर यदि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल कहने का मतलब है कि जब मान लिया जाए कोई एक पेपर लेते हैं, आप उसको देखेंगे, एक मतलब जो मान लिया जाए कोई एक पेपर ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या मतलब जो पूरी तरह से, जैसे एक पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन अब जो कैमरा पे हम चिपका देंगे, क्या आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा? सिंपल सा चीज़ है। तो जो पूरी तरह से हम आर पार देख सकें उसको कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। कि किसी भी माध्यम से हम आर पार देख सकें, पूरी तरह से आर पार देख सकें, उसको हम क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पारभासी जो थोड़ा थोड़ा दिखे, कहने का मतलब एक पेपर आप ले लीजिए सिंपल से। जब आप पेपर लेते हैं तो उसमें जो आप थोड़ा थोड़ा इधर से आप देखिएगा, प्रकाश को उधर में लेते जाइएगा और उसको इधर से देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, इसी को हम कहते हैं पारभासी। ठीक है, समझिएगा। किसी भी माध्यम से हम वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा देख सकें, उसे पारभासी कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं अपारदर्शी का, जिसमें हम कुछ ना देख सकें। अपारदर्शी का हम मतलब जो हम कुछ भी ना देख सकें। अगर यदि हम आपसे पूछते हैं कि ये बोर्ड को हम उस तरफ से देखें, क्या आप मतलब जो कैमरा में हम दिखाई देंगे क्या? नहीं। कहने का मतलब है किसी भी कोई प्लास्टिक ले लीजिए, कोई लकड़ी ले लीजिए, उसके आगे सामने में रख लीजिए, उधर से देखिए, क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो जिस माध्यम से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, जिस माध्यम से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर यदि आप बात करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में बताएं, लकड़ी, कुर्सी, बोर्ड, ये सब चीज़ों से आप आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया हो। कहने का मतलब हम बताएं पारदर्शी बताएं, पारभासी बताएं और अपारदर्शी बताएं। यहाँ तक आपका जो है कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। अगर यदि हम बात करते हैं कि समांतर किरणपुंज का, इसी तरह आगे जब हम बढ़ते हैं तो अपसारी, सबसे पहला जो आता है आपका अपसारी किरणपुंज आता है।
जब सबसे पहला जो है वो अपसारी किरण पुंज आता है। अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब है कि ये क्या करता है कि प्रकाश का किरण पुंज, समझे, किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज अगर यदि हम कहें कि प्रकाश का किरण पुंज जो है वो क्या करता है, एक तरफ से बहुत सारी प्रकाश को लाता है और एक जगह या तो मिला देता है या तो क्या कर देता है, एक जगह से लाके उसको फैला देता है। इसी को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझिएगा बात को। सबसे पहला जो है आपका अपसारी किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज क्या करता है, जैसे कि सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से कुछ चीज़ को हम प्रकाश को जलाएं और वो क्या करेगा, चारों तरफ इसको फैला देगा। चारों तरफ इसको जब फैला देगा, इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। ध्यान से समझिएगा, अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, जैसे किसी भी पॉइंट से अगर यदि प्रकाश निकल रहा है तो इसका मतलब है उसी को हम कहते हैं, ये पूरी तरह से फैला रहा है, इसका मतलब है उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं समांतर किरण पुंज का, समांतर किरण पुंज में क्या होता है, अब नाम से ही पता चलता है कि पैरेलल होगा। कहने का मतलब है किसी भी मतलब जो है जलाते हैं, जैसे यहाँ से एक 2-4 पॉइंट ले लिए और इसी पर से हम जलाएं तो ये क्या करेगा, सीधी रेखा में अपना प्रकाश को क्या करेगा, गमन करेगा। तो जब ये सीधी रेखा में किसी भी प्रकाश का गमन होता है और बहुत सारे किरण पुंज का मतलब जो है बहुत सारे किरण का अगर यदि गमन होता है, इसी को हम कहते हैं एक ही दिशा में, तो इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अगर यदि हम एग्जांपल में आपसे पूछें समांतर किरण पुंज, तो क्या आप 2-4 को टॉर्च जला कैसे रख दीजिए, देखिए वो एक ही सीधा में जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अपसारी किरण पुंज का, वो क्या करता है कि किसी एक बिंदु से आप एक बल्ब को ले लीजिए। अब जब बल्ब को जलाइएगा तो वो क्या होगा, चारों तरफ एक रूम में, जैसे मान लीजिए रूम में एक बल्ब को जलाएं तो वो क्या करेगा, पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, विकृत कर देता है। कहने का मतलब उसको पूरी तरह से प्रकाश को फैला देता है। इसी को हम कहते हैं कि अपसारी किरण पुंज। अब बच गया आपका जो अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब देखिए बहुत सारे जगह से एक प्रकाश आया, बहुत सारे जगह से एक प्रकाश आया। कहने का मतलब है कि इधर से भी आया, 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 मतलब एक ही पॉइंट पे जब वो मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे वो एकदम एकत्रित हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर यदि हम बात करते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे एक मतलब जो क्या कहें उसको, एक लेंस की तरह, जब आप उस लेंस को देखे होंगे तो क्या वो जब लेंस को आप देखेंगे, जब एक जगह मतलब सूर्य की रोशनी में ले जाइएगा, बहुत सारा सूर्य का रोशनी हर तरह से आ रहा है, लेकिन जब आप उसको ऐसे करके एक कॉपी या किसी पे भी आप रखिएगा तो वो जलने लगता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे किरण को, बहुत सारे प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर एक ही जगह उसको मतलब जो एक बिंदु पर लाती है, इसी को हम कहते हैं कि अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आया। जैसे कि जब हम बात करते हैं अपसारी किरण पुंज, जो बहुत सारे प्रकाश मतलब जो एक पॉइंट से बहुत सारे प्रकाश को फैला देता है, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रकाश मतलब जो अपसारी किरण पुंज। और दूसरा क्या बताएं, समांतर, जो एक ही सीधी रेखा में बहुत सारे प्रकाश का गमन करना जो है हमारा कहलाता है समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज अभी हमने बताया कि जो है कि बहुत सारे प्रकाश आकर एक ही बिंदु पर मिलना जो है वो कहलाता है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो आता है मेन चीज आता है यहाँ से, अब जो है प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या है प्रकाश का परावर्तन, इसको हम समझेंगे ठीक से। जब इस प्रकाश के परावर्तन को जब हम समझते हैं, देखिए किसी भी माध्यम से आपने मतलब जो है एक मान लिया जाए, जैसे एक दर्पण है, दर्पण समझते हैं एक शीशा, जैसे कहने का मतलब जिस पे आप अपना फेस देखते हैं। कहने का मतलब मान लिया जाए किसी भी कोई भी मान लिया जाए एक दर्पण लिए, क्या लिए, एक दर्पण लिए। दर्पण के पीछे आप शीशा में कैसे देखते हैं, शीशा आप जो दर्पण रखते हैं मतलब जो है उसको देखते हैं तो उसके पीछे में जो है कलई किया हुआ होता है, मतलब कहने का मतलब उसमें परत चढ़ाया हुआ होता है। उसमें क्या चढ़ाया हुआ था, चांदी का परत चढ़ाया हुआ था। ठीक है, और इसी के जो है जब ये दर्पण बन जाता है तो आप देखिएगा अपने शीशा में, अगर यदि फेस को देखिएगा तो वो दिखेगा। अगर यदि आप बिना कलई किया हुआ, कहने का मतलब है कि बिना मतलब जो चांदी का परत चढ़े हुए या किसी भी चीज़ का परत चढ़े हुए अगर यदि आप उसमें देखेंगे तो वो आर पार आपको दिख जाएगा। लेकिन जब उसमें मतलब जो परत चढ़ा हुआ होता है, क्या आर पार दिखेगा, नहीं, उसमें आपका फेस ही दिखेगा। कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी दर्पण पर प्रकाश को गुजारे, मान लिया जाए ये आपका एक माध्यम हो गया जिसको हम दर्पण के ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हम समझाएंगे माध्यम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो, ठीक है। तो देखिए जब ये लाइट यहाँ गया, इसी को कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से जो ये लौट के चल जाता है, जैसे कहने का मतलब है आप किसी भी दर्पण पर टॉर्च को जलाइए, वो देखिएगा वो लौट जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बचपन में ऐसा करते थे कि जब कोई भी थाली ले लेते थे और थाली लेके अगर सूर्य की रोशनी को ऐसे करते थे तो वो प्रकाश को क्या कर देता था, मतलब जो है परावर्तन कर देता था, मतलब लौटा देता था, इधर उधर करने लगते थे। तो आप समझते हैं कि जब प्रकाश को जब हम इस पर डालें तो वो क्या करेगा, लौटाएगा। दर्पण पर जब भी आप प्रकाश को डालिएगा तो वो क्या करेगा, लौटाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जब वो आया, जो प्रकाश आया उसी को हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश आया उसी को हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश आया किसी भी दर्पण पर उसको कहते हैं आपतित किरण। लेकिन जब वो लौट जाता है,
जब वो उसी एंगल से लौट जाता है, इसी को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितना जो भी यहाँ से आया, यहाँ पर से एक अभिलंब डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितना मतलब जो जितना झुके हुए आएगा उतना ही झुका वो क्या करेगा? निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। आप जैसे देखते हैं एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं कि जब ये सूर्य मतलब जो ये रोशनी आ रहा है, जो रोशनी जो है इससे टकरा रहा है, जब इससे ये टकरा रहा है तो वो क्या, वो मतलब जो है मतलब ये रूम में लाइट कैसे हो रहा है? आप कहीं भी लाइट देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जहाँ अगर यदि टकराव नहीं होगा, क्या वो लाइट हमको मतलब किसी भी वस्तु को हम देख सकेंगे? नहीं। जैसे कि आप खुले आसमान में आप बल्ब को जलाते हैं या किसी भी टॉर्च को जलाते हैं, तो क्या आपको कोई भी चीज़ दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहाँ जो है आपका जो है वहाँ टकराव नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकाश का किसी भी वस्तु में जो है टकराव नहीं हो रहा है, तभी तो हम नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ से टॉर्च जलाएं, ठीक है, ये पूरा खुला आसमान है, क्या हम ऊपर में क्या दिखेगा हमको? जब वो टकराव ही नहीं होगा, टकराहट नहीं होगा। कहने का मतलब जब वो मतलब जो परावर्तन ही नहीं होगा तो क्या दिखेगा? इसलिए समझिएगा बात को कि जब ये लाइट इस पर पड़ा, क्या ये इसको परावर्तन किया? तभी तो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। जब ये परावर्तन ही नहीं करेगा तो क्या हम इसको देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। अगर यदि हम बात करते हैं कि किसी भी लाइट, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, तो मतलब जो वो लाइट हम पे जल रहा है तभी हम आपको देख पा रहे हैं, मतलब जो है आप हमको देख पा रहे हैं। ठीक है। अगर यदि हम बात करते हैं कि यही लाइट ना पड़े, क्या वो प्रकाश मतलब जो परावर्तन न करे, प्रकाश परावर्तन न करे, क्या हमको देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो कोई भी प्रकाश को टकराता है, कोई भी प्रकाश किसी भी चीज़ से टकराता है, तभी हम उस चीज़ को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे कि जब प्रकाश जो आएगा वो टकराएगा और टकराने के बाद वो क्या कर देता है? लौट जाता है उसी एंगल से। कहने का मतलब यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम कहते हैं आपतित कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतित कोण। और इसको कहते हैं परावर्तित कोण, जिसको आई को हम क्या कहेंगे? आई को लिख लीजिएगा नीचे में। आई को कहते हैं आपतित कोण, आपतित कोण। और आर को क्या लिखेंगे? अपवर्तित। आर को क्या लिखेंगे? परावर्तित कोण। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? परावर्तित कोण। मतलब जितना डिग्री से वो आया, जितना डिग्री से जो आया वो उतना ही डिग्री से निकल जाएगा। आप देखिएगा कभी कभी आप टॉर्च जलाइएगा किसी भी दर्पण पर, तो वो आप जितना झुकाइएगा वो उतना ऊपर जाएगा, मतलब जो झुकेगा। और जितना भी आप खड़ा कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? मतलब जो सीधा मतलब जो ऐसे खड़ा कीजिएगा तो वो भी ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है आप जितना भी डिग्री से आप उसको मतलब जो प्रकाश को गुजारेंगे उतना ही डिग्री से वो क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। अब यहाँ पर सिंपल सा बात आता है इसको हम हमने क्या बोला कि ये माध्यम हुआ और ये आपतित किरण हुआ और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण हो गया। और इसको हम कहें जहाँ मतलब प्रकाश आया एक जगह जो मिला, इसको कहते हैं आपतित बिंदु। और अगर यदि ये यहाँ से जाएगा जिस समय, उसको कहेंगे परावर्तित बिंदु। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। समझाने का तरीका, प्रकाश का परावर्तन फिर से एक बार अगर यदि हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? अगर यदि हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जब किसी भी माध्यम पर प्रकाश जब किसी भी माध्यम पर प्रकाश जाकर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन हमने क्या बताया कि जब किसी भी माध्यम पर कोई भी प्रकाश पड़ा और वो लौटकर उसी दिशा में चल गया, उसी को हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया कि मैंने जो है ये जो है आपतित किरण हो गया और ये हो गया आपका परावर्तित, क्योंकि ये परावर्तन हो रहा है। परावर्तन करने का मतलब लौट जाना। और आई जो हो गया वो ये वाला जो कोण हो गया आपका, वो कितना डिग्री हो गया? कहने का मतलब आई जो जितना भी डिग्री हो वो आपतित किरण हो गया। कहने का मतलब है आपतित कोण हो गया। और ये कौन सा हो गया? परावर्तित कोण हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब जो है प्रकाश का परावर्तन तो आप लोग समझ गए कि जब किसी भी वस्तु से टकराकर लौट जाना ही, सिंपल सा चीज़ है, ध्यान में रखिएगा, किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है।
आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत बार जो ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो सिंपल सा चीज़ है, 2 नियम है। कौन कौन नियम है इसको हम समझा रहे हैं अभी तुरंत। देखिए, जब हमने यहाँ से एक माध्यम लिया, जब एक माध्यम लिए उसमें कलई किए, कलई करने का मतलब परत चढ़ाएं। अब जो है यहाँ से किसी भी प्रकाश को गुजारा गया और वो क्या होगा, वही निकल जाएगा, मतलब जो उसी दिशा में निकल जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। इसको हम क्या बोले थे, आपतित, आपतित किरण। इसको बोले थे हम क्या, परावर्तित, परावर्तित किरण। लेकिन जब हम इस पर एक अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और यहाँ जो जितना डिग्री का कोण बनेगा, मान लिया जाए आई बना, यहाँ क्या बनेगा, आर, ठीक है। वो जितना डिग्री से आया उतना ही डिग्री से वो क्या करेगा, निकल जाएगा। सबसे पहला नियम जो है प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सब पहला जो है आपतित किरण, क्या, जब किसी भी वस्तु को किसी माध्यम से टकराना, मतलब जो किसी भी प्रकाश को किसी माध्यम से टकराना, कि आपतित, ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। हमने जो प्रकाश का परावर्तन बताया, इसमें सबसे पहले क्या बताया, आपतित किरण। मान लिया जाए ये आपतित किरण हुआ और ये क्या हुआ आपका, परावर्तित किरण हुआ। ये क्या हुआ आपका, परावर्तित किरण हुआ। जब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु, इसको क्या बताया कि आपतन बिंदु, इसको हम क्या लिखे थे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बिंदु तीनों जो है वो तीनों एक ही समतल में हो। सबसे पहला एक ही, मतलब जो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, सिंपल सा चीज़ है कि जब ये एक ही इसमें आएगा, आपतित किरण यहाँ है, परावर्तित किरण यहाँ है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है तीनों एक ही समतल में हो। तीनों किस में हो, एक ही समतल में। अब दूसरा इसका नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, जो भी इसका आपतन कोण बना, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण जो है, ये दोनों बराबर होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आप देखेंगे, सिंपल सा इसको समझना क्या है, एक समझने वाली बात है कि जब हम जितने डिग्री से, मतलब जो टॉर्च को जब हम जलाएंगे तो उतना डिग्री से वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रकाश क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रकाश का आपतित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होगा। जैसे अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ आई जो है वो आर है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। यहाँ पर लिखना है आपतन कोण बराबर, उसके ऊपर लिख दीजिएगा आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको आप लिखेंगे आपतन कोण इक्वल टू परावर्तित कोण, जिसको हम लिखते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ जो है आपको ध्यान में यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और कैसे हम इसको समझेंगे और इसको हम जानेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है वो आपका है, यहाँ पर से एक और आता है, यहाँ पर से एक और आता है समतल दर्पण पर। क्या है, समतल दर्पण पर, इसको हम समझते हैं। देखिए अब मान लिया जाए हम समतल दर्पण। समतल दर्पण कहने का मतलब समझे, जैसे कि एग्जांपल में हम ले, अभी हमने बताया था कि कोई माध्यम पर जिस डिग्री से एंगल हम मतलब का देंगे, जिस डिग्री से प्रकाश को डालेंगे उतना डिग्री से वो निकल जाएगा, यही हम समझाए थे। लेकिन जब हम उसको सीधा 90 डिग्री पे लेते हैं, क्या करें, 90 डिग्री पे ले, कितना डिग्री पे, ये 90 डिग्री सीधा पे ले, तो वो क्या, अगर यदि हम टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च को क्या करते हैं, पूरा सीधा जलाते हैं 90 डिग्री पे, पैरेलल जलाई जो है परपेंडिकुलर जलाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सीधी दिशा में निकल जाएगा, उसी दिशा में निकल जाएगा,
हाँ या ना। तो कहने का मतलब है जब ये समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ, तो जितना डिग्री से आया मतलब आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण के बराबर हो गया। कहने का है समकोण। अगर यदि हम बात करते हैं ये समकोण पे आया, ये कितना किस पे आया, समकोण पे आया। समकोण जो है वो कितना डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे आया। ये कितना डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे आया। अगर यदि हम बात करते हैं कि जब ये 90 डिग्री पर किसी भी समतल दर्पण पर पड़ा, किसी भी समतल दर्पण पर 90 डिग्री से जब हम किसी भी प्रकाश को डालते हैं वो उसी दिशा में निकल जाएगा। कहने का मतलब है जब वो निकला तो इसका आपतित किरण, कहने का मतलब है आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण जो होगा वो परावर्तित किरण मतलब जो वही आ जाएगा, परावर्तित किरण वही आ जाएगा। कहने का मतलब वही उसी पे निकल जाएगा परावर्तित किरण। अगर यदि हम इस बात से, अगर इस बात को हम दावा करने की कोशिश करें कि जब आपतित किरण होगा और वही परावर्तित किरण होगा तो जितना ही आपतन कोण होगा वो इतना ही परावर्तन कोण होगा। कहने का मतलब है आपतन कोण जो है, आपतन कोण अगर यदि 0 डिग्री होगा, क्या परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा, क्या परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब है जब वो उतना से ही आया और उसी पे लौट गया, कहने का मतलब तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। किस दर्पण में, समतल दर्पण में जब 90 डिग्री से किसी भी प्रकाश को डालते हैं तो वो उसी दिशा में निकल जाएगा। यानी अगर यदि हम कहें आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, देखिए समतल दर्पण जो बताए थे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में एक आपका टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अगर यदि हम बात करते हैं समतल दर्पण का तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। जैसे कि हम आपको बताएं अभी तुरंत कि समतल दर्पण जो होता है किसी भी माध्यम पे वो 90 डिग्री खड़ा किया जाता है और जब भी इसका प्रतिबिंब बनता है उसका सीधा उसी तरफ चल जाता है, मतलब वही रास्ता पर चल जाता है जिसको हम समतल दर्पण के अनुसार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा कि 90 डिग्री पर कोई भी जो है मतलब जो एंगल डालेंगे 90 डिग्री पर किसी भी अभिलंब पर, किसी भी माध्यम पर, तो जो है एक समतल दर्पण की तरह बनेगा। आप देखते हैं, आप अपने क्या बोलें, घर की घरेलू भाषा हम आईना समझते हैं, आईना हो गया, शीशा हो गया, जो भी है। आप अगर यदि फेस को देखते हैं अपने शीशा में तो कैसा दिखता है, एक समतल दर्पण की तरह वो मतलब जो कार्य करता है। कैसे, एग्जाम्पल में हम समझाते हैं। जैसे अगर यदि सबसे पहला है कि समतल दर्पण द्वारा जो है इसके जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझिए, प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या कि समतल दर्पण जो है, आप समतल दर्पण में देखते हैं, शीशा में, आईना में जो देखते हैं तो आपका पूरा फेस मतलब सेम टू सेम उसी तरह दिखता है। हाँ या ना। तो जब आपका फेस दिखता है तो सिंपल सा यही चीज़ कहना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो आपका फेस उसमें दिखा वो क्या बना, आपका प्रतिबिंब बना, आपका क्या बना, इमेज बना। ना कि आप जो है कि असलियत में उसमें घुस गए, क्या ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि मतलब जो है मतलब जो उसका आपका प्रतिबिंब उसमें बना। ठीक है, लेकिन आप प्रतिबिंब का विशेषताओं को समझते हैं। समतल दर्पण जो बना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब कैसा बना और क्यों बना, समझिएगा इस बात को। सबसे पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप जब शीशा में देखते हैं, जब आप आईना में देखते हैं, ठीक है, जब आप दर्पण में देखते हैं तो कैसा लगता है कि मतलब जो है एक अपना जो है फेस यहाँ पर है और ऐसा ही फेस और एक मतलब जो है समतल दर्पण में दिख रहा है कि नहीं। कहने का मतलब जब आप हमको देख रहे होते हैं तो ये भी क्या है, एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। आप मतलब जो है एक प्रतिबिंब मेरा देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम मोबाइल में घुस गए, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब है ये जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे का मतलब समझ गए ना, कि मतलब जो आपका जो दर्पण है जहाँ पर, उसके पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ना कि आगे नहीं बनेगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप देखते होंगे कि जब समतल दर्पण में, अपना दर्पण में अगर जब फेस को रखते हैं तो जितना बड़ा आपका फेस मतलब उस तरह का दिखता है वो उतना ही बड़ा फेस आपको अंदर में दिखेगा। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, आगे है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आप मुंडी को ऐसे रख लीजिए, पूरा मुंडी को ऐसे रख लीजिए, आपका सीधा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, मुंह कान टेढ़ा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन तो हम क्या बोल रहे थे कि प्रतिबिंब का मतलब जो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा आपका जो है वो सीधा बनता है। लेकिन यहाँ एक बात और आता है, दूसरा पॉइंट, इसके अगला पॉइंट को जब हम चलते हैं तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आप देखिएगा, जब आईने में अपने आप को देखिएगा तो पूरा बड़ा आईना ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा, आप ई हाथ उठाएंगे आपको लगेगा कि ई हाथ उठा रहे हैं, ई हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि ई हाथ उठा रहे हैं, ई कान छू रहे हैं लगेगा आपको ई कान छू रहे हैं। तो मतलब जो है पार्श्विक, मतलब जो है इसी को कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक क्या है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझे कि आपका तो फेस मतलब वैसा ही दिखेगा, सेम टू सेम, लेकिन कैसा बनेगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा। कहने का मतलब है कि आप ये हाथ को उठाएंगे लगेगा ये हाथ उठा। तो अभी हमने सिंपल से समझाया। तो ये बात को ध्यान रखना है कि पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है। पार्श्विक रूप समझे मतलब जो है कि किसी भी अंग का वो जो है उल्टा पुल्टा दिखना। ठीक है,
ये हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, कहने का मतलब है जब आप अपने आईने में अपने फेस को देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको पकड़ लेंगे जाके उस प्रतिबिंब को, नहीं ना। कहने का मतलब है कि आपका जो फेस दिखेगा वो अंदर में दिखेगा, और आप मतलब जो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको किसी तरह मतलब जो पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। पर्दे पर कहने का मतलब है कि आप उसको किसी पर्दे पर, आप मतलब जो है सिनेमा घर में गए होंगे तो वहाँ पर्दे पर उतारा जाता है, उस तरह इसको क्या कर सकते हैं, उतार नहीं सकते। आपका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, आपका प्रतिबिंब क्या वास्तविक नहीं बनेगा। कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब एक आपको आभास होगा, एक कल्पना होगा, एक इमेजिन होगा कि हम उसमें दिख रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो समझिएगा कि जब अब इसका अगला जो पॉइंट है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे। देखिए आप मतलब जो है शीशा के जितना करीब रहिएगा उतना बड़ा दिखिएगा, जैसे देखिए यहाँ दिख रहे हैं, अब जैसे देखिए इतना अगर पीछे हो गए तो आपको मतलब जो ये दिख रहा है। तो यही चीज़ है कि शीशा के जितना नज़दीक जाइएगा उतना बड़ा दिखिएगा और जितना पीछे आइएगा उतना छोटा दिख। कहने का मतलब आप जितना भी दूरी पर रहिएगा आपका प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर बनेगा। कैसे, कहने का मतलब है कि एक समतल दर्पण इसको मान लिए, ठीक, आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लिया गया यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी इतना ही दूरी पर बनेगा, इतना ही दूरी पर क्या होगा, बनेगा। कहने का मतलब आपको दिखेगा इतना सा ही, और मतलब जो प्रतिबिंब है उतना सा का ही, मतलब जो है आपके मतलब जो है आपके बराबर जो आपका प्रतिबिंब, वस्तु का मतलब जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक समान होगी। समतल दर्पण में याद रखिएगा, पूछा जाएगा समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की क्या होती है, तो सिंपल सा दोनों में यही रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, सिंपल सा, ठीक है। तो समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण में अच्छे से आप समझ गए कि यहाँ तक जो है कैसे कैसे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे। अब जैसे देखिए, आप कहेंगे कि मतलब जो है समतल दर्पण कैसे हुआ। समतल दर्पण कहने आप उसको टेढ़ा कीजिएगा, आप अपने आईने को टेढ़ा कीजिएगा, एक तरफ लगेगा बहुत बड़ा है, एक तरफ लगेगा बहुत छोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप उसको टेढ़ा कर रहे हैं। समतल दर्पण मतलब पूरा सीधा, जो आप अपने फेस को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तभी वो आपके बराबर ही दिखेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका पार्श्व परिवर्तन आता है। समझिए पार्श्व परिवर्तन क्या, ऐसे तो हम समझा ही दिए अभी, लेकिन इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पूछेगा एक क्वेश्चन जो है किसी भी तरह पूछ सकता है आपसे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, पार्श्व परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन वो चीज़ है, जैसे कि अभी हमने बताया कि जब आप किसी भी दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में देखें, आप सीधा खड़ा हैं, लगेगा कि अगर यदि ये हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं, लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा ये हाथ, ये कान, मतलब जो है उल्टा पुल्टा, मतलब इधर का ये चीज़ इधर दिखेगा, इधर का ये चीज़ इधर दिखेगा। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। अब इसको डेफिनेशन लिखने की जब हम कोशिश करें तो क्या लिखेंगे अगर यदि हम पार्श्व परिवर्तन लिखने की कोशिश करें तो जब किसी भी समतल दर्पण में, समतल दर्पण में अपने मुखड़े को देखते हैं तो वो सीधा लगता है, लेकिन गौर से देखने पर ये पता चलता है कि दाएं वाला अंग वो बाएं दिख रहा है, वो बाएं दिख रहा है, यह बाएं वाला अंग दाएं दिख रहा है। यानी हम कहें
तो ये है कि मतलब जो है वही तो अभी जो सिंपल सा बताएं कि ये हाथ उठाएंगे तो लगेगा ये हाथ उठ रहा है, ये कान देखेंगे तो ये लगेगा ये कान दिख रहा है। तो अलग सी चीज़ें हैं। ये पर समझने वाली बात यही है कि जब हम बायां अंग को देखते हैं तो दायां दिखता है, और दायां अंग को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, बायां दिखता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है। अगला जो है, अगला टॉपिक आता है मेरे पास, अब जो आता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को अच्छे से हम समझते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, जब हम इस प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब अभी जो हम आप मतलब जो आप हमको देख रहे हैं, आप जो हमको देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? कहने का मतलब है हम तो फ़ोन में नहीं है, कहने का मतलब है कि हम फ़ोन में तो है नहीं। आप मेरा क्या देख रहे हैं? मेरा प्रतिबिंब देख रहे हैं हम। तो मेरा जब प्रतिबिंब देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसे है? सिंपल सा आप समझ रहे हैं कि मतलब हमको तो आप मतलब जो अभी लाइव तो देख रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मतलब जो आप हमको कैसे देख पा रहे हैं? एक फ़ोन के थ्रू, एक फ़ोन के थ्रू दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास तो अभी मौजूद हम है नहीं, लेकिन फिर भी आप हमको देख पा रहे हैं। ये जो है आप मेरा क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है। तो प्रतिबिंब को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जैसे देखिए एग्जाम्पल में जब हम समझते हैं तो कोई भी एक मतलब जो दर्पण लिए, और इसी दर्पण में जब हम मतलब इसको कलाई करके अगर यदि हम इसमें क्या देखते हैं, फेस को देखते हैं, चाहे जैसा भी हो, अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ देखिए, अगर यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ बनेगा। तो मतलब क्या बोला कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब ये जो लौटा, मतलब यहाँ से जो टकराने का मतलब वो क्या, एक दर्पण बना। इस टकराने के बाद फिर वो दर्पण बना, लेकिन जब इसमें टकराएगा ही नहीं तो दर्पण बनेगा क्या? कहने का मतलब प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो सिंपल सा चीज़ है, आप प्रतिबिंब को समझ गए होंगे। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का हम पढ़ते हैं। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है, समझिएगा बात को। प्रतिबिंब कौन कौन सा होता है? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इसको हम कभी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। जब हम इसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब या तो काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं। जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें। अगर यदि हम इसको डेफिनेशन करें, क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब वो हो जाएगा जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तव में, कहने का मतलब है कि जब कोई प्रतिबिंब, मतलब कहने का मतलब क्या बन रहा है, जैसे कि अगर प्रोजेक्टर देखे होंगे आप लोग, प्रोजेक्टर से क्या होता है, किसी भी बोर्ड पर एक फॉक्स लगाया जाता है, फॉक्सिंग लगाया जाता है, जो कि एक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब हम आभासी प्रतिबिंब का बात करते हैं जब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इसको डेफिनेशन करने की कोशिश करें। जब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभास हो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या? कि जब आप हमको देख रहे हैं, मान लिया जाए आप हमको देख रहे हैं, तो कैसा प्रतिबिंब देख रहे हैं? ये एक आभास कर रहे हैं कि मतलब हम जो है एक, ये जो बता रहे हैं कि एक आभासित हो रहा है कि आप बता रहे हैं हमको, मतलब जो एक वास्तविक आपके पास सामने नहीं है, लेकिन फिर भी एक आभास हो रहा है कि मतलब जो हम आपके सामने है। कहने का मतलब है कि आभास होना, किसी भी चीज़ का एक मतलब जो इमेजिन करना, किसी भी चीज़ का क्या इमेजिन करना, यही हमारा क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब भी हम समझा दिए। यहाँ से अलग टॉपिक आता है, इसको हम समझते हैं अब। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और इसको आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमने दो प्रकार का बताया, एक वास्तविक प्रतिबिंब बताया और एक आभासी प्रतिबिंब बताया। इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सर्कल ले लिया, उसी में से जो आपको पता है कि सर्कल से एक मतलब जो रेखा अगर बीचों बीच गुजारेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? कि डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। लेकिन जब हम यहाँ से एक त्रिज्या ले लें, त्रिज्या मतलब आर, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जो गोलीय दर्पण में जब हम बात करते हैं, किसी भी एक तरफ कलई कर देते हैं। क्या करते हैं? कलई कहने का मतलब है परत चढ़ा देते हैं, जैसे कि आप समतल दर्पण में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और इधर भी एक कलई कर दी है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका ये वक्रता त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया? कलई हो गया। और ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र हो गया। और अगर यदि हम समझते हैं ये कलई हो गया और ये प्रधान अक्ष, ये वाला जो पूरा लाइन है इसको हम कहते हैं क्या? प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और ये वाला जो पी बिंदु देख रहे हैं आप, ये वाला जो बिंदु देख रहे हैं इसको कहते हैं हम ध्रुव। और ये वाला जो पी देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर यदि हम थोड़ा सा चेंजिंग करने का कोशिश करें, आप इसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कौन आया? प्रधान अक्ष, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। प्रधान अक्ष जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अब दर्पण का, तो दर्पण इसमें क्या क्या देखें एक अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। वक्रता त्रिज्या हो गया जिसको आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम पी की बात किए तो ध्रुव हो गया हमारा प्रधान। ध्रुव जो हो गया वो क्या हो गया? ध्रुव आपका हो गया क्या? प्रधान अक्ष। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन है। प्रधान अक्ष को आप ए बी लिख लीजिए। काहे? क्योंकि देखिए, इसको ए मान लेते हैं और यहाँ तक जो है पूरा बी मान लेते हैं। ये पूरा प्रधान अक्ष हो गया। लेकिन जब हम ध्रुव की बात करते हैं तो वो पी, इसको कहते हैं ध्रुव, जिसको कहते हैं ये पी हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। लेकिन अब इसमें समझते हैं क्या है। मान लिया जाए हम इसको काट दें, यहाँ से काटें, फिर यहाँ से काटें, ठीक, अब फिर यहाँ से हम काट दें।
तो देखिए ये वाला जो पार्ट आपका यहाँ से इधर वाला देख लीजिए, इधर वाला जो पार्ट देखिए ये कैसा बना और ये वाला पार्ट कैसा बना। इसी को हम कहते हैं जो ऊपर से उठा हुआ हो और अंदर से धंसा हुआ, कहने का मतलब उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। किसी भी गोलीय दर्पण को आधा कर देने पर वो कैसा बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है, मतलब जो उत्तल और अवतल बन जाता है। ये वाला दर्पण कौन सा बन गया आपका? अवतल दर्पण बन गया, ठीक है, उत्तल और अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक तो आपने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि प्रतिबिंब हो गया, पार्श्व विस्थापन हो गया, ये सब क्या है, या अगर यदि हम बात करते हैं ये सब गोलीय दर्पण की बात करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण मतलब एक गोल सा बना है जो कि उसमें से कलई कर दिए। कलई करने का मतलब जो आप देखे होंगे शीशा के अंदर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस ध्रुव की बात करते हैं तो ये ध्रुव जो है आपका पी कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्रुव जो है आपका पी कहलाता है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। देखिए ये वाला जो है, अगर यदि हम यहाँ पर देखें कि ये जो है आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब इसी को जब हम आगे लेके चलते हैं तो ये कैसा बन जाता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो है आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये वाला जो है आपका अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण में जब हम बात करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं यहाँ पर अलग से, एक अवतल दर्पण बनाते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लिया जाए एक ये प्रधान अक्ष लिए और इसी में जो है हम एक अवतल दर्पण का निर्माण किए, एक अवतल दर्पण बनाए। लेकिन जब किसी भी, ये क्या हो गया आपका प्रधान अक्ष हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और यहाँ जो आपका होगा वो वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मतलब जो यहाँ से जो जाएगा तो उसका एक प्रतिबिंब बनेगा। ये जो है एक प्रतिबिंब के साथ साथ एक फोकस बनेगा जिसको हम फोकस कहते हैं। समझिएगा इस बात को। तो जब हम जो है इसको अगर यदि अवतल दर्पण की तरह लेते हैं, अवतल दर्पण की तरह लेते हैं तो उसमें एक मुख्य प्रधान अक्ष लेते हैं। अब प्रधान अक्ष में जो है ये आपका क्या आएगा? ध्रुव आएगा, जिसको हम पी कहते हैं। लेकिन जब हम इस आर की बात करते हैं तो ये वक्रता केंद्र आर हो गया और जो है यहाँ पर जो है आपका फोकस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? फोकस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहला, अब देखिए जब हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं गोलीय दर्पण, अब इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में कैसे कैसे क्या बनेगा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लिया जाए किसी मुख्य प्रधान अक्ष, ये मुख्य प्रधान अक्ष हो गया। जब मुख्य प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ पर हम लिख देते हैं जब प्रकाश, ऐसा लिखिए, जब प्रकाश या जब वस्तु मुख्य प्रधान अक्ष के समांतर हो तो प्रतिबिंब फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। आप इसको ध्यान से समझेंगे कि जब कोई भी वस्तु प्रधान अक्ष के समान है, इस अक्ष के समान है, तो अक्ष के समांतर हो तो प्रतिबिंब फोकस से गुजरेगी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बन जाएगा, जो कि ये प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ से गुजरेगा ये प्रतिबिंब? फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। एक एग्जांपल और बताइएगा इसमें, जब ये अवतल दर्पण बना, इसमें तो मुख्य फोकस होगा ही। मान लिया जाए ये मुख्य फोकस है। अब इसी मुख्य फोकस से ये समतल दर्पण के समान अगर यदि हम इसको बनाते हैं, समतल दर्पण के समान बनाते हैं, तो इसका यहाँ F होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये कहाँ से लौटेगा? ये मतलब जो है फोकस से लौट जाएगा, ठीक है। फोकस से क्या होगा? लौट जाएगा। दर्पण आप जानते हैं, दर्पण से क्या होता है? परावर्तन ही होता है ना। तो जब ये परावर्तन हुआ तो कहाँ से परावर्तन होगा? फोकस से लौटेगा। यहाँ भी परावर्तन हुआ तो कहाँ से लौटेगा? परावर्तन से लौटेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया। जब हम दूसरा कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं अवतल दर्पण में ही दूसरा कंडीशन, जब वस्तु जब वस्तु यहाँ पर लिखते हैं हम, जब वस्तु फोकस से गुजरे, जब वस्तु फोकस से गुजरे तो प्रतिबिंब मतलब जो है अनंत बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कैसे? इस बात को आप समझने की कोशिश करें।
देखिए जब हमने अभी बात किया था कि जब कोई अवतल दर्पण इस तरह का होता है और इसमें हम किसी मतलब जो है समांतर अक्ष, ये एफ हो गया और इसको हम क्या बोले थे, सी बोले थे, वक्रता केंद्र। जब ये देखिए जब मतलब जो मुख्य अक्ष के प्रधान बोले थे, मुख्य अक्ष के पैरेलल बोले थे, कहने का मतलब मुख्य अक्ष कहाँ से आएगा, ये मुख्य अक्ष मतलब जो बहुत दूर से आ रहा है, कहने का मतलब अनंत से आ रहा है। तो ये जब प्रकाश अनंत से आया और ये अनंत से आया और यहाँ से टकराकर लौट गया किससे लौट गया, मतलब जो फोकस से लौट गया। सेम टू सेम यही बात हम करने जा रहे हैं कि जब कोई भी अवतल दर्पण किसी भी मुख्य अक्ष के प्रधान, जब कोई अवतल दर्पण में फोकस से कोई भी गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, ये मान लिया जाइए आपका फोकस हुआ, तो ये फोकस से जब गुजरेगा तो ये जो है आपका अनंत में जाके प्रतिबिंब लौट के कहाँ बन जाएगा, अनंत में आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत में। मतलब जो है पूरा मतलब जो अनंत मतलब ये प्रधान अक्ष के स्वरूप जो है आगे बढ़ते जाएगा, आपका प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा। ये बात को समझेंगे कि उल्टा सेम टू सेम यहाँ हम यही बताएं कि जब कोई भी वस्तु किसी भी मतलब जो है दर्पण पर पड़ते वो भी प्रधान अक्ष के अनुसार पैरेलल, तो वो फोकस से गुजरेगी। लेकिन जब कोई भी वस्तु फोकस से ही गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा प्रधान अक्ष के समांतर बनेगा। 2 कंडीशन आपको हम बता चुके हैं। अब तीसरा कंडीशन हम बताने जा रहे हैं, इसको आप समझेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि जब कोई भी अवतल दर्पण का निर्माण किए, एक अवतल दर्पण का निर्माण किए, तो अवतल दर्पण का जब हम निर्माण किए तो अगर यदि मान लिया जाए ये वक्रता आपका केंद्र है और ये जो है आपका फोकस है, कंडीशन हम आपको दे रहे हैं। जब कोई वस्तु फोकस से न गुजरकर वक्रता केंद्र से गुजरे तो प्रतिबिंब उसी अक्ष पर लौट जाएगी। समझिएगा इस बात को कि जब हम किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है मतलब जो परावर्तन होकर उसी पथ पे लौट जाएगा। परावर्तन होकर क्या होगा, उसी पथ पे लौट जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। 3 कंडीशन आप समझ गए कि जो है वक्रता केंद्र से क्या होगा, लौट जाएगा। लेकिन जब हम ये 3 कंडीशन, अब एक कंडीशन हम आपको और देते हैं, तो ध्यान से समझे, यहाँ समझें कि जब किसी भी अवतल दर्पण पर, ये आपका पोल है, ध्रुव है, जब किसी अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से कोई भी वस्तु गुजरता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उसी वक्रता केंद्र से लौटकर जो है बन जाता है। एक अगला जो है आपका वो है, अगला कंडीशन क्या कहता है कि जब कोई वस्तु ध्रुव पर पड़ता है, वो उसी मतलब उतने ही डिग्री से वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। जैसा कि आपने किस पे पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन में ये पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन में जब किसी भी दर्पण पर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो यही जो है किसी भी ध्रुव पर पड़ रहा है तो वो क्या होगा, लौट जाएगा। ध्रुव पर पड़ेगा तो ये कितना डिग्री से लौट जाएगा, ये वाला कंडीशन। ये चौथा आपका कंडीशन हो गया। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक जो है प्रतिबिंब समझ गए होंगे और यहाँ तक इसके अगले मतलब अगर यदि यहाँ तक आप समझ गए हैं तो इस अगले वीडियो जल्द ही आएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। आप इसको मतलब जो अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद अभी जो हम बताएंगे, इसके बाद जो आपको उत्तल दर्पण में मतलब जो प्रतिबिंब को बनना सिखाएंगे और उत्तल दर्पण में किस किस तरह का जो है उत्तल या अवतल में किस किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आधा से अधिक खत्म हो गया है और जो कुछ सिद्ध करने वाला है, जैसे दर्पण सूत्र हो गया आपका जो है F=R/2, वक्रता, त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है, इसको मतलब जो आपको समझना है, अच्छे से समझना है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे।